और किताब में हमने देखा कि इसकी जो उत्पत्ति है बड़ी अलंकारिक भाषा में लिखी है कि पारा कहाँ से निकला। एक बार हिमालय की कंदराओं में एक दूसरे को पछाड़ने के लिए शिव और पार्वती में काम कीड़ा शुरू हुई। वो एक गुफा में घुस गए और वो काम कीड़ा करने लगे। अग्नि देवता एक कबूतर का रूप धारण करके वहां बैठ गए और वो वहां की कमेंट्री देने लगे। शिव जी की नजर उनके ऊपर पड़ी और उनको गिलानी हुई कि उनको काम कीड़ा करते हुए कोई देख रहा है, तो उनका जो वीर है स्खलित हो गया। वो जाके उन्होंने कबूतर के मुंह में डाल दिया। कबूतर उसको सहन नहीं कर पाया, उसने उसको समुद्र में डाल दिया और वहां पर पारे के कुएं बन गए। पारा वहां से निकलता है। ऐसा एक अलंकारिक भाषा में आयुर्वेद में इसका वर्णन आता है। फिर लिखा है पारद जवान लड़कियों के पीछे भागता है कि अगर उसके कुएं के अंदर लड़की ना देखे, नहीं तो पारा जवान लड़की के पीछे भागता है। इस तरह की बहुत सारी कहानियां इसमें। पर हकीकत में पारा एक जो हमारी एलिमेंटल टेबल है उसका एक एलिमेंट है और इसकी उत्पत्ति आज की तारीख, मुझे पुराना तो नहीं पता, पर आज की तारीख में भारत में नहीं पाया जाता, परंतु आयुर्वेद के रसशास्त्र में इसका औषधि के तौर पर प्रयोग हुआ है। और जिन्होंने लिखा है उसमें लिखा है कि पारा एक बहुत बड़ा विषय और इसको चिकित्सा में बनाने से पहले बहुत सारे प्रोसेस हैं। अगर वो प्रोसेस नहीं किए जाते हैं तो पारा एक मारने का काम करता है। आयुर्वेद में एक ब्रांच है रस शास्त्र। तो रस शास्त्र जब एक लेमैन की तरफ से देखा जाता है या हम जैसे लोग जो इंटर या बीएससी करके आयुर्वेद पढ़ने आते हैं, तो रस के नाम पर हमें समझ में क्या आता है? वीर रस, आम का रस या किसी भी चीज का लिक्विड हमें समझ में आता है। परंतु रस आयुर्वेद में 6 रस है मुंह में, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, जिनके गुण दोष अलग है, वात, पित्त, कफ। तो एक रस वो है, एक जड़ी बूटियों का रस है और एक जो रस शास्त्र है, रस का मतलब है पारद, पारा, मरकरी। और जब इसके आगे और पढ़ते हैं तो रसो रसेंद्र, रस के इंद्र हैं, तो जो सबसे किंग है रस का वो पारद ही है। और पारद के साथ जिसके पर्यायवाची दिए गए हैं कि जो भी शिव के पर्याय है वो पारद के पर्याय है। ये आयुर्वेद के जो रस शास्त्र के ग्रंथ है उनमें ऐसा लिखा हुआ है। तो हमको पहली बार आयुर्वेद में आने के बाद पता चलता है कि पारद, जो मरकरी हम सामान्य भाषा में देखते हैं, उसका नाम रस है और इसका जिस शास्त्र में वर्णन है उसका नाम है रस शास्त्र। तो जब हम रस शास्त्र पढ़ते हैं तो इसमें कुछ किताबें मिलती है। और मैं एक वैद्य के घर में पैदा हुआ तो मुझे रस शास्त्र का तो नहीं पता था, पर बचपन से मैं मरकरी के साथ खेलता था। पिताजी मरकरी को घोटते थे, कई बार टुकड़ों में टूट जाता था, फिर इकट्ठा करते थे, फिर वो जुड़ जाता था, फिर हम उसमें अपनी शक्ल देखते थे। कभी हाथ से पकड़ते थे कि गीला क्यों नहीं हो रहा है। तो हमारा जन्म और हमारा पालन मरकरी के साथ ही हुआ। पता चला कि मरकरी बहुत बड़ा जहर है, पर जैसे सांप का, सपेरे का बच्चा सांप के साथ खेलता है, उसी तरह में एक रसवैद का बेटा बचपन से ही पारे के साथ खेलता है। 70 के दशक में पिताजी ने पारे के साथ गंधक जारना का एक अभिनव प्रयोग शुरू किया। लिखा है कि पारद में चाहे हिंगुल से निकाला हो, चाहे अष्टसंस्कार किया हो, अगर गंधक जारना नहीं करेंगे तो पारद में रोगनाशक शक्ति नहीं आएगी। जारना मतलब यह है कि पारे में गंधक को घोटो तो कजरी बन गई, पर जब उसको आप बर्तन में रख के आग पे चढ़ाते हो और गंधक उड़ने लगती है, उसे जारना बोलते। तो पारद में गंधक जारना करी जाती है, तब उसमें रोगनाशक शक्ति आती है। तो उन्होंने वो जारना का प्रोसेस पारा, तांबा, गंधक के साथ किया। तो हर बार डालते थे, गंधक उड़ जाती थी, ऊपर छेद होता था, फिर गंधक डालते थे, फिर उड़ जाती थी। इस तरह 2 साल तक चलता रहा। इसी समय में जब वो दवा शायद मैच्योर हुई थी, एक पंजाब के युवक को पीजीआई चंडीगढ़ में खोला गया और खोल के बंद कर दिया गया। उसके पेट में दर्द था, पेट फूला हुआ था। डॉक्टर ने बोला कि इसको पैंक्रियाटिक कैंसर है, एडवांस स्टेज है, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको ले जाओ। वो मायूस होके फिरोजपुर कैंट की तरफ चल दिए चंडीगढ़ से। तो बोले जा तो रही है, अकाल तख्त पे मत्था टेक लेते हैं।
वो जाते हैं फिरोजपुर, अमृतसर, गुरु साहब में, श्री मंदिर साहब में। वहाँ पर कोई जज साहब पिताजी के पिछले काम को जानते थे। वो कहते हैं, अरे भाई कैंसर है तो मेरठ क्यों नहीं जाते? सरदार लोगों को लगा कि अंधे को जाए तो वहाँ, यहाँ गुरु साहब के यहाँ हमें वैद्य जी का पता चला, जरूर इसमें कुछ दमखम है, जरूर कोई संदेशा है। और वो सरदार लोग, गुरु साहब के भक्त, वो उस गाड़ी को फिरोजपुर की जगह मेरठ की तरफ दाग दिया। शाम का समय हो गया था। मैं पिताजी का तखत बॉय था, 9th में था। मैंने देखा कि एक सरदार को तखत पे लाकर डाला गया, छटपट छटपट कर रहा है, मुंह से पानी निकल रहा है, आंखें पटी हुई हैं, पेट भी रिस रहा है। तो बोले इसे दबा दो। पीजीआई में जवाब दे दिया, और हम तो अकाल तख्त पे मत्था टेक के आए हैं। पिताजी ने देखा ये जान नहीं बचेगी। सरदार जी बोले, वैद्य जी हम तो आए हैं मरने के लिए, वैसे भी मरेगा वैसे भी मरेगा, आप दबा दो। पिताजी घबराए कि कुछ हो गया तो क्या। बोले घबराओ नहीं जी, अरे यहाँ मर गया तब भी तो आप ही की बात होगी कि आप क्या मरा है। तो वो नई दवा जो पिताजी बना रहे थे, उन्होंने सकुचाते हुए उसके मुंह में डाली, और हैरानी की बात कि 15 मिनट में वो तड़पता हुआ सरदार बैठ जाता है। कहता है, हुण मुझे सुकून है, मुझे आराम है, और मुझे भूख लगी। सरदार लोग बोले, वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह। और पिताजी ने सोचा दिया बुझने से पहले टिमटिमा रहा है। वो और घबराए। उन्होंने 5-7 पुड़िया बोली, बोले जाओ। और जैसा कि पंजाबियों को पसंद है, बाद में पता चला कि सरदार ने बाहर जाके खाए छोले कुलचे, और घर चले गए। 7 दिन बाद उनका भाई आता है कि भाई को आराम है, काफी आराम है, भूख भी लग रही है, और तसल्ली है, कब लावा। पिताजी को अभी भी उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगा। पर लावा लुवा कुछ नहीं, दवा ले जाओ। और फिर दवा जाने लगी। फिर एक दिन पता चला उसके पेट में मोरियां हो गई हैं, उनसे पस निकलता है। तो मैं समझता हूँ कि पस जो निकलता है वो कैंसर में तो नहीं निकलता, पर एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटाइटिस में ऐसा हो जाता है। उस समय तो एडवांसमेंट था नहीं। तो पिताजी ने मुझे कहा, जाओ नागफन लेके आओ। नागफन को बैगन की तरह भूना, पेट पे लगाया, और उससे वो पस खींच खींच के निकालते थे। अनार का रस पिलाते थे, मट्ठा पिलाते थे, मूंग की दाल खिलाते थे, नमक बिल्कुल बंद था। और वो देखते देखते 6 महीने बाद एक दिन पंजाब से एक ट्रेन आती है। एक सरदार जी सुबह सुबह आते हैं, वैद्य जी के पैर छूते हैं, कहते हैं, मुझे पहचाना? पिताजी बोले, तुम कौन? बोले, मैं हरचरण सिंह, फिरोजपुर तो आया हूँ। बोले, वही जी, वो हरचरण सिंह जो मैं आपके यहाँ आया था 6 महीने पहले। पिताजी देख के बड़े हैरान होते हैं कि उसका 30-32 किलो वजन बढ़ गया था। पिताजी कहते हैं, हुण तुसी सरदार हो गए होगी। तो उसको पेट वेट देखने के बाद वो बोलते हैं कि देखो ऊपर से तो ठीक लगते हो, पीजीआई चले जाओ। वो पीजीआई जाता है अपनी रिपोर्ट के साथ। डॉक्टर कहते हैं, जिसका हमने पेट खोला था तो वो हो ही नहीं सकता, वो तो मर चुका है। वो डॉक्टर मानने को तैयार नहीं होते। पर वो पंजाब में खबर हो चुकी है आग की तरह। अब पिताजी के पास मरीज आने लगते हैं, और पंजाब में वो फेमस हो गए। जगह जगह जाते थे, इलाज करते थे। पर वो दवा भी खत्म होनी थी, वो दवा खत्म हो गई। उसके बाद पिताजी ने दवा बनानी शुरू की, तो वो बना नहीं पाए। उसकी भी कहानी बड़ी अजीब है कि पहली बार उन्होंने तांबा, पारा, गंधक के साथ दवा बनाई थी। अब की जब तांबे की दवा बनाने लगे, तो तांबा तो बाजार में आता है, शुद्ध तांबा क्या होगा कि स्टरलाइजेशन कोई था नहीं। तो वो सोच में थे कि तांबा कहाँ से लाऊं, शीलन कहाँ से मिलेगी। तो हमारे एक दूधिया दूध देता था, बलजीत सिंह, वो आया कि वैद्य जी मैं कल खेत में चला रहा था, मुझे खंडिया मिली, उसमें सिक्के मिले, उन सिक्कों में नीला नीला सा था। तो पिताजी ने सोचा शायद ये तांबा है। उन्होंने कहा ये तो शुद्ध तांबा होगा, सिक्के की तो है। उन्होंने उससे दवा बनाई, और वो दवा ने काम ही नहीं किया। दोबारा बनाई, उससे भी नहीं किया। तिबारा बनाई, उससे भी नहीं बनाया। वो मायूस हो गए, क्योंकि कहाँ वो सक्सेस देख चुके थे संसार में, वो दवा नहीं बनी, और जिससे खुद देखा वो भी नहीं बनी। तो 78 आते आते वो इतने हो गए मायूस कि वो जनरल प्रैक्टिस करने लगे, कैंसर वगैरह सब वो भूल गए। 80 के दशक में मैंने 78 में, क्योंकि पिताजी के पास कुछ ऐसी बीमारियों को मैंने ठीक होते देखा था जो एलोपैथी में लाइलाज है। बोन टीबी, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, फिस्टुला, रिलैप्सिंग टाइफाइड, कुछ ऐसी बीमारी थी जो पिताजी आराम से ठीक करते थे। तो मैं सोचता था कि ज्यादातर मरीज तो ठीक नहीं हो रहे हैं, पर जो ठीक हो रहे हैं उसी बीमारी के ठीक हो रहे हैं, इसका मतलब इसके पीछे ज्ञान है। तो इसको अगर ढंग से करा जाएगा तो चलेगा। तो मेंडल का मॉडल, न्यूटन का मॉडल,
जेम्स वाट का मॉडल मेरे पास था कि कुछ चीज़ें कहीं काम करती है, तो मैं भी इसके पीछे जो विज्ञान है उसको कुछ करूँगा। पढ़ाई लिखाई में मेरी रुचि नहीं थी, इसमें पढ़ना कम होता है, खरल ज़्यादा घोटना होता है, तो मैं वैद्य बन जाता हूँ। तो मैं 78 में बीएससी के बाद आ गया, पर मुझे बड़ा कौतूहल था कि मरीज कुछ ही तरह के बीमार मेरे पास क्यों ठीक हो रहे हैं। तो मैं पिताजी के साथ काम करने लगा, कॉलेज में भी जाने लगा। 80 में उन्हें हुआ पैरालिसिस, एक छोटा सा। महाराज जी का शरीर पूरा हुआ 77 में। अब पिताजी को संभालना मुश्किल था। बोले मैं तो अपाहिज हो गया, मैं तो जीऊंगा नहीं। गुरुजी को याद करते थे क्योंकि गुरुजी से उनका नाता बचपन से था। उन्होंने घर छोड़ दिया था 13 साल की उम्र में। मैंने क्या करूं, कैसे समझाऊं, रोहतक रहूं कि घर में आऊं। मैं बाबूजी आपने वो जो दवा सन 72 में बनाई थी कैसे बनाई? वो डायरी लिखा करते थे, मैं आपकी डायरी पढ़ सकता हूँ। तो लिखा आज मैं खारी बावली गया, वहां से चूरा लाया। फिर 74-75 में जो दवा है उसमें लिखा आज हर बलजीत आया, वो हंडिया दे गया, ये तांबा मुझे शुद्ध लगता है। तो बाई चांस कुछ तांबे के सिक्के घर में पड़े थे। किताबों में लिखा है कि किसी भी धातु को अगर शुद्ध करना है तो उसको अंगीठी पर रखो, तेज आग दो और फिर हथौड़ा मारो, अगर फैल जाए तो मेटल है, नहीं तो वो बेकार है। अभी वो गर्म भी नहीं हुई थी, मैंने हथौड़ा मारा, उसके 50 टुकड़े हो गए। मैंने बाबूजी से बोला बाबूजी तो लगता तांबा ही नहीं। अरे हम तो अंधकार में रह गए। अरे भाई तांबा लाओ। तो बिजली के जो पुराने पंखे होते हैं छोटे वाले, उसके अंदर प्योर तांबा होता है। मैंने तांबा लिया और दिसंबर 1980 से, जो पैरालिसिस से भी थोड़े वो ठीक होने लगे थे, मैंने उस दवा को बनाना शुरू किया, पारे को तैयार किया, सब किया। और जनवरी 81 में मैंने उस पर आग लगाना, गंधक जलाना शुरू किया। 2 साल होते होते वो दवा तैयार हुई। और इसमें एक बहुत ही प्रतिष्ठित बिजनेसमैन थे जिनके प्रोस्टेट कैंसर में इस दवा ने जादू का काम किया। फिर और भी केस थे, कोई यूट्रस कैंसर, फलाना कैंसर, तरह तरह के सॉलिड कैंसर पे दवा काम करने लगी। भारत सरकार ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फिर बनाई 1982 में। बहुत लंबी जद्दोजहद हुई। उन्होंने माना कि वैद्य जी के दावे में दम है कि कैंसर ठीक होता है, इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। परंतु सरकार की लालफीताशाही और ब्यूरोक्रेसी में वो फाइल कब बंद हो गई किसी को पता ही नहीं। परंतु मेरे पिताजी की जिंदगी में शायद सक्सेस, उनको ठप्पा तो लगा उनके काम पर 84 होते होते उनका देहावसान हो गया और मैं फिर लाइन में आ गया। पर वली पानी का ख्याल मेरे अंदर मौजूद था। वो एक दवा का जिक्र करते थे, बजरकंद। तो मैं जब ट्रैकिंग पे गया तब मुझे एक उसी तरह का बजरकंद मिला जिसकी जड़ में भुट्टा होता है। मैंने पिताजी को दिखाया भी था, बोले हाँ भाई लगता तो यही है। तो मैंने उनकी मृत्यु के बाद, मैं खाली रहता था, पहाड़ पे गया, बूटी को लाया और मैंने दवा बनानी शुरू की। और वो वाली पानी जिसका गुरुजी ने जिक्र किया था शायद मेरे पास से बनी। मेरे पास एक बच्चा है जो 40 दिन का था, उसको 3 जगह ब्लड कैंसर बताया गया था, कलावती हॉस्पिटल में, मूलचंद में और सफदरजंग में, और तीनों जगह का था बचेगा नहीं। पर 1985 का वो बच्चा आज तक जिंदा है। वो बच्चा मेरे पास ठीक हुआ। फिर एक बच्चा आया जिसको लंदन में ब्लड कैंसर हुआ, लंदन में कीमोथेरेपी हुई, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ और फिर रिलैप्स हो गया। लंदन के डॉक्टर ने बोला 3 हफ्ते बचेगा। वो हिंदुस्तान आए कि हम फ्यूनरल करेंगे, पर बाई चांस मिले, वो बच्चा भी ठीक हो गया और 19 साल तक वो डिजीज फ्री रहा। उसके बाद एक कार एक्सीडेंट में डेथ हुई। उसी समय एक बच्चा मेरे पास पाकिस्तान से आया जिसको दुनिया में चौथा रिपोर्टेड केस था ब्लड कैंसर का, एक्यूट मेगा कैरोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। इसका प्रोटोकॉल भी नहीं था। वो लंदन गए तो डॉक्टर ने बोला चौथा केस है, इसका कोई इलाज नहीं है, तो इसको ले जाओ। पर हमारे यहाँ एक सलीम शेरवानी साहब हुए हैं जो एमपी भी रहे, मंत्री भी रहे। उनके फर्स्ट कजन को बाबूजी ने 82 में ब्लड कैंसर से ठीक किया था। उनको पता था। वो उस बच्चे को उन्होंने बुलवाया और वो जो चौथा केस है दुनिया का जिसकी कोई कीमोथेरेपी नहीं हुई, आज वो पाकिस्तान में रहता है और वो जिंदा है। 1987 से 28 साल से डिजीज फ्री है। तो इस तरह के कारनामे मैंने अपने हाथों से देखे। पहले पारद से बनी हुई दवा थी, पर पारद कौन सा? जो अग्नि पर गंधक जारी थे, जो अग्नि पर रुक गया है, उससे हम दवा बनाते रहे। इन दवाइयों से मेरी प्रसिद्धि बढ़ी। और इधर
मैं देख रहा था कि पिताजी ने एक जो तांबे के साथ दवा बनाई थी वो पैनक्रेटाइटिस ठीक कर रही थी, और 82 में उन्होंने एक चांदी की बसम से जद्वार और जवारामुना मिला के एक दवा बनाई जो ब्लड कैंसर को ठीक कर रही थी। तो वो चांदी की बसम भी पारे के योग से बनी थी, तो पारे के योग से बनती थी। तो अब मेरे पास एक पैनक्रेटाइटिस का इलाज था, एक चांदी की दवा का ब्लड कैंसर का इलाज था, और एक वली पानी जिसका मैंने इलाज था। मेरी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई, मैं दुनिया घूमने लगा, और इस दुनिया घूमने में सीखने को बहुत मिला, पर एक चीज खत्म हो गई कि मेरी दवा से पकड़ खत्म हो गई, क्योंकि इन दवाइयों पर जान लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपने गेहूं आटा चावल ले लिया, परात भी ले लिया, तवा भी ले ली, पर बनाने वाली बदल गई, रोटी जल गई। कुछ ऐसा ही हुआ कि जो रोटी बदलने का काम था, हाथ बदल गया, मानकीकरण नहीं था, तो मैं करता रहा। पर हाँ, मेरी इच्छा शक्ति बढ़ रही थी, क्योंकि मेरे हाथ से लोग ठीक हो रहे थे। मेरे पास प्रसिद्धि आ चुकी है, मेरे पास प्रमाण भी आ चुके हैं कि मैं ठीक कर सकता हूँ, पर मेरी दवा बार बार नहीं बन पा रही है। इसने मुझे पजल कर दिया। ये 89 में मुझे समझ में आ गया, अब ये दवा रिप्रोड्यूसिबिलिटी कैसे हो, और मैं अपने हाथों से एक ही खरल घोट सकता हूँ। तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि रॉ मटेरियल तो वही है, पर मैं घोटता हूँ तो मेरे खरल की आवाज़ अलग आती है, मेरे वर्कर्स की आवाज़ अलग आती है। उनका हाथ कुछ अलग तरीके से हिलता है, मेरा अलग तरीके से हिलता है, और जब मैं उनको बोलता था, बोले दूसरा आदमी रख लो। मैं कब तक बैठ सकता हूँ उनके ऊपर। तो मेरे जहन में था कि हमें एक दवा जो घोट रहे हैं वो स्लाइड हो माइक्रोस्कोप के नीचे, माइक्रोस्कोप पे कैमरा हो, कैमरा कंप्यूटर के साथ हो। 88 में कंप्यूटर्स आ गए थे, तो उस समय पता चलेगा। और मैं लोगों से बात करता था, और बात करते करते 1990 के आसपास मुझे पता चला कि इस तरह की मशीन है जो इमेज एनालाइजर लाइका कंपनी ने बनाई है, और कैम्ब्रिज में उसका डेमो हो सकता है। तो ईश्वर की कृपा से जो पारद की सिद्धि करेगा उसे खेचरी गति होगी, जो हवा में उड़ सकेगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि पारे की गोली बना के हवा में उड़ेंगे, और मैं सोचता हूँ जो पारे की क्रिया करेगा वो समाज के उस तबके में आ जाएगा जो कभी भी उड़ सकता है। तो मेरी इंटरप्रिटेशन अलग थी। मैं कैम्ब्रिज गया, और मैंने पाया कि जो दवा मैं घोट रहा हूँ उसका वो इमेज एनालाइजर पार्टिकल साइज दे रहा है। और फिर मैंने उसके लिए जो भी तरीके से पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ भारत में लाया, और 5-6 महीने कस्टम पर रहने के बाद नारायणन साहब जो उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे या एमपी थे, उनके कहने से हमको वो बगैर डैमेज के, बगैर कस्टम ड्यूटी के हमको मिल गई। और फिर हमने क्या देखा कि जो दवा मैं घोट रहा था अपने हाथों से, क्योंकि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं था, उसका माइक्रोन 5 माइक्रोन से कम था, 40x। पर जो मेरे वर्कर घोट रहे थे वो 11,000 था। कितना जबरदस्त फर्क था। अब हमने क्या किया, अब दवा तुम घोटो या मशीन घोटे, एक दिन की जगह 5 दिन घोटो, पर जब तक 5 माइक्रोन से कम नहीं होगा, या 2 माइक्रोन से कम 50% नहीं होगा, हम आगे की प्रोसेसिंग नहीं करेंगे। और ये इससे हमारा काम बहुत अच्छा हुआ। तो आज हमारे यहाँ जो भी दवा का मर्दन होता है, जैसे 5 किलो चांदी है तो 5 किलो में लिक्विड डालता हूँ, उसका मर्दन करता हूँ, वो 1 दिन ले, 1 हफ्ता ले, जब तक 2 माइक्रोन से ज़्यादा 50% नहीं आ जाता और 100% 50% से नहीं हो जाता, मैं उसकी चक्रिका नहीं बनाता हूँ। क्योंकि आयुर्वेद में पहले मर्दन, फिर चक्रिका बना के सुखाना, फिर चूल्हे में डालना। तो उसके लिए हमने उपलों को स्टेरलाइज किया, हमने अपने पुटों को, जो गड्ढे हैं उनको स्टेरलाइज किया। और आज जब हमने दवा को बनाया बार बार, हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ एक प्रोजेक्ट किया पैनक्रेटाइटिस दवा के ऊपर, जहाँ पे 3 बैच देखे। हमने एक बैच वेरिएशन बनाई कि उनमें वेरिएशन तो थी, पर वो उनमें इतनी बड़ी नहीं थी जिसे अलार्मिंग कहते थे, जो पहले होती थी। और उन तीनों बैचों से हमने देखा कि वो सेफ भी हैं, उनमें कोई फ्री मेटल नहीं है, और तीनों जो है पैनक्रेटाइटिस प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज रखते हैं। और आज हम लगातार इन्हीं मानकों को, जो कि बड़े क्रूड हैं पर हमारा क्वालिटी एश्योरेंस है, उसके तहत हम लगातार दवा बना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वो काम हो रहा है। जहाँ तक वली पानी की बात है, वली पानी का स्टैंडर्डाइजेशन मैंने किया, पर उसकी जो बूटी है वो साल के एक ही समय मिलती है, और बहुत जल्दी वो खराब हो जाती है। तो मैं वली पानी को दोबारा नहीं बना पाया हूँ, और संभवतः बना भी नहीं पाऊंगा, कि उसके लिए शायद मुझे पहाड़ों में रहना पड़े, कुछ करना पड़े। अभी कुछ बात हो रही है कि उसे -20 डिग्री के कोल्ड स्टोरेज में रखें, तो शायद हम बचा पाए। तो भगवान ने अगर मौका दिया
तो मैं उस वली पानी को दोबारा बनाना चाहूँगा, क्योंकि अब मेरे बच्चे इलाज कर रहे हैं, मेरे बच्चे दवाई बना के दुनिया को दे भी रहे हैं, तो मेरे पास समय है। और मैं समझता हूँ कि अगर मैंने वली पानी को उसी तरीके बना दिया तो हम ब्लड कैंसर जैसी बीमारी को 40-40 दिन में ठीक कर पाएंगे।